नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार अमित शाह ने निशांत कुमार की एंट्री को लेकर आधिकारिक प्लान तैयार कर लिया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ अमित शाह ने लल्लन सिंह और संजय झा से मीटिंग की है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने दावा कर दिया है कि आरजेडी के 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो क्या ऐसे हालातों में नीतीश कुमार ने बिहार में अपने दम पर बहुमत जुटा लिया है? और क्या अमित शाह के खेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है? इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमित शाह करना क्या चाहते हैं। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पर आती हूं और अब सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर खड़ा हो गया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है, आज की खबर है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि अमित शाह ने एक बार फिर से संजय झा और लल्लन सिंह के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद ये तय हुआ है कि निशांत कुमार ही जेडीयू की कमान संभालेंगे। तो फिलहाल सर, जैसे नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ जाकर निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री का प्लान बना लिया गया है, ऐसे हालातों में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, पहला सवाल। और दूसरा सर, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनकी तरफ से दावा ये कर दिया गया है कि आरजेडी के 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो ऐसे हालातों में क्या होने वाला है सर बिहार में? क्या जो अब अंदर की लड़ाई है वो खुलकर सबके सामने आ गई है सर? धन्यवाद प्रियंका जी। देखिए प्रियंका, इसमें 2-3 चीजें हैं जो आप देख सकते हैं और हम लंबे समय से बिहार में बात भी कर रहे हैं इस चीज को लेके कि नीतीश कुमार का फोकस अब ये है कि वो अपनी पार्टी को कैसे बढ़ाए। अपनी पार्टी में चाहे वो विधायक हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, चाहे वो अपने करीबी लोग हों, चाहे वो अपने विश्वास पात्र हों, सबको लेके पार्टी मजबूत कैसे हो और पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, नीतीश कुमार का फोकस इस चीज को लेके है। और भारतीय जनता पार्टी उसी चीज से डरी हुई है कि 4 विधायक अधिक लाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वो दबाव नहीं बना पा रही है नीतीश पे जो वो बनाना चाहती है। तो नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेगी, बहुत आसानी से उसको भ्रमित कर देगी, बहुत आसानी से उसको ठग लेगी। ये सोचते हुए भी नीतीश कुमार कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके बेटे को अभिमन्यु बना के चक्रव्यूह में फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी आसानी से कर सकती है। इसका उदाहरण ये भी है कि लालू यादव ने पूरी छूट अपने बेटे तेजस्वी को दे दी। अब अगर मैं यहाँ आपको कहूं कि अगर यही कमान आज लालू प्रसाद यादव के पास होती और लालू का स्वास्थ्य ठीक होता तो शायद बिहार के नतीजे कुछ और होते। और अब आप ही कह रहे हैं कि जेडीयू के प्रवक्ता का ये कहना है कि आरजेडी के 18 एमएलए उनके संपर्क में है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर, और जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, 18 विधायक अगर पहुंच गए नीतीश कुमार के पास, 85 उनके पास मौजूद हैं, दावा ये भी किया जा रहा है कि एआईएमआईएम के 5 विधायकों के साथ मीटिंग करके नीतीश कुमार ने बीजेपी आला कमान को मैसेज क्लियर कर दिया है। तो फिलहाल सर, खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि खरमास के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार बड़ा खेला करने की तैयारी में है और इस बार पलटी मारने से बड़ा खेला होने वाला है। क्या नीतीश कुमार बिहार की विधानसभा में नंबर 1 पार्टी की जगह अपना बहुमत जुटाने में लगे हुए हैं? क्या लगता है सर आपको? 18 विधायक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आरजेडी ने पीछे से भी सपोर्ट कर दिया तो जेडीयू नंबर 1 की जगह बहुमत जुटा सकती है सर। नहीं, देखिए प्रियंका, अगर आप देखें अभी भी नीतीश कुमार के पास जो कुशवाहा की पार्टी है उसका भी सपोर्ट है, इसीलिए उन्होंने उसके बेटे को किसी भी सदन का सदस्य ना होने के बावजूद मंत्री बनाया है। दूसरी चीज क्या है कि जो एमआईएम के 5 विधायक हैं वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकते। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी का रास्ता बचता है। दूसरा, अगर कोई भी निर्दलीय या कोई भी पार्टी का ऐसा विधायक टूट के आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाके नीतीश कुमार के साथ जाने में इसलिए समझेगा कि आज भी नीतीश कुमार की लेगेसी बिहार में है।
नीतीश कुमार बिहार के बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से कल को उसका वोटर बिदक सकता है, इसलिए वो इतना बड़ा निर्णय नहीं लेगा। आत्मघाती कदम होगा कई विधायकों के साथ अगर वो भाजपा में जाते हैं। आप भाजपा के खिलाफ वोट से जीत के आए हैं और आप भाजपा में ही चले जाएंगे तो आपकी राजनीतिक तबाह हो सकती है इस चक्कर में। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो कम से कम नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे, और वो अगर अपने बूते सरकार बनाएंगे तो फिर तो भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों में बड़ी तादाद में आरजेडी से भी विधायक आते हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और यही यही कारण है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उनकी लड़ाई आज आरजेडी के साथ नहीं है, आज नीतीश कुमार की इंटरनल और आउट में अगर देखेंगे लड़ाई, दो तरह की लड़ाई नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के लिए लगी हुई है, उस पार्टी को तबाह करने के लिए लगी हुई है। आपके सामने उदाहरण है शिवसेना का, महाराष्ट्र का। शिंदे को यूज करा आपने, आज शिंदे किसी स्थिति में खड़े हुए हैं आप जानते हैं कि ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर मेरी पार्टी टूटती है और कल को भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने में देर नहीं लगेगी। संजय झा हो और लल्लन सिंह हो, ये आज जेडीयू में है कि नहीं है, मुझे तो पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में है। ये कभी भी घोषणा कर सकते हैं हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। ये दिखाने के लिए जेडीयू में है ये भारतीय जनता पार्टी में ही। ये बिहार का भी बच्चा जानता है और दिल्ली के राजनीतिक लोग, विचलित लोग सब जानते हैं कि संजय झा और लल्लन सिंह भाजपा में जा चुके हैं। वो कब का नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से जेडीयू को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है और नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश बिहार में चल रही है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि अचानक से जब अमित शाह ने संजय झा और लल्लन सिंह के साथ मीटिंग बुलाई है तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। फिलहाल सर, अगर दिल्ली की राजनीति की बात की जाए तो दिल्ली में भी खेला अपने चरम पर चल रहा है। पहले भागवत का बयान निकलकर सामने आया कि मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, और अब सर खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोहन भागवत के साथ में गृह मंत्री अमित शाह अंडमान जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या खिचड़ी पक रही है? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से खींचतान मची हुई है प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर, क्या बिहार के को छोड़कर दिल्ली में भी खेला हो सकता है सर? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने एक बयान दिया था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम मजबूत हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। आज वही आरएसएस मोदी जी का उत्तराधिकारी चुनने की बात कर रही है। ये ताकत आरएसएस में कहां से आई? यानी कि आज जो दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच कहीं ना कहीं मतभेद हैं। जो फॉर्मूला बना था 75 साल का मार्गदर्शक मंडल में भेजने का, जाने का, वो फॉर्मूला आज मोदी जी के ऊपर आ गया है और मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा। इसका निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई लोग लगे हुए हैं और इसी फॉर्मूले पे आरएसएस भी चल रही है। तो इसीलिए आरएसएस को इतनी हिम्मत हुई है कि वो ये कहे कि मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन तय करेगा। ये कवायद चल रही है अभी, और इसमें अमित शाह भी कहीं ना कहीं इस रेस में अपने आप को देख रहे हैं और उनका भी मन है कि वो भी एक बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन संघ उस मामले में उनका कितना साथ देता है, संघ को उन्होंने साध लिया है क्या, और संघ दोनों पक्षों की लड़ाई में चौधरी बन के आ गया है क्या? कल तक संघ को कोई नहीं पूछ रहा था और आज संघ इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो जो है अमित शाह और मोदी के बीच में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि संघ भी कहीं ना कहीं एक आपदा में अवसर ढूंढ रहा है और उसको लग गया है कि मेरे दिन अच्छे आने वाले हैं। अब इस अवसर को कैसे भुनाता है संघ, कैसे अपने आप को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में किस लेवल की दखल अंदाजी करता है, ये आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। जी बिल्कुल सर, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो सांसदों को डिनर पर बुलाया मोदी जी ने, और जिस तरीके से बस में भरकर डिनर पर बुलाया गया है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि कुछ तो होने वाला है। क्योंकि पिछली बार जब धनखड़ के बाद चुनाव होने वाला था उपराष्ट्रपति का, तो रात का डिनर कैंसिल हो गया था, लेकिन इस बार डिनर हुआ है
और सारे सांसदों को बस में भरकर मोदी जी ने बुलाया है। एक तरफ भागवत बोले हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए, पीएम मोदी की कुर्सी को लेकर भी खींचतान मची है। वहीं बिहार में भी अलग ही खिचड़ी पक रही है। फिलहाल सर, सारे सवालों के जवाब आपने हमें दिए, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है कि बिहार में तो खेला चल ही रहा है, लेकिन दिल्ली में भी कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी चुनने का ऐलान कर दिया है, ऐसे हालातों में क्या गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है? आखिर क्यों अमित शाह ने अचानक से बिहार में दो नेताओं के साथ मीटिंग करने के बाद अंडमान में भागवत के साथ दौरे को प्लान किया है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।